इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग 7 से ही प्रॉपर्टी के बारे में जानना शुरू किया, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि 2 और होल नंबर को होल नंबर से जोड़ने से होल नंबर आती है। ये सब कई तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और भी कई प्रकार के प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो आज हम यहाँ पे भी एक और क्लास 9th में भी हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ने से जो आंसर आता है टोटल सम वो इरेशनल नंबर ही होता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे हम। इसमें 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें। दोनों प्रॉपर्टी का नाम है, पहला का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और दूसरा का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 2 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डील करना है। पहला प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिवीजन करना है। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, वो कुछ डिवीजन पे कुछ प्रॉपर्टी लाए। एल्गोरिदम वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। एल्गोरिदम मीन्स देयर इज सम रूल टू सॉल्व लाइक सम प्रॉब्लम। ओके, किसी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी को एल्गोरिदम से हम बोलते हैं। ठीक है, यह कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यह कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है, उसे डिवाइड करते हैं, ए को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी से, तो इस प्रकार वो रिमाइंडर आता है कि वो बी से छोटा होता है। ये चीज़ें तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी भी नंबर को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है तो वो हमेशा छोटा होता है किससे, डिवाइड करने वाले से। अगर मान लीजिए छोटा नहीं होता है तो फिर से डिवाइड कर देगा एक बार में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8 लेते हैं और इधर 3 लेते हैं, 3 2 जा 6, ओके 2। अब ये 2 2 ना होकर 3 होता या 3 से ज़्यादा होता, 4 होता, तो 1 टाइम्स 3 लग जाता। तो ये हमेशा जो रिमाइंडर होता है हमेशा छोटा ही होता है डिवीजर से। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से जब डिवाइड करते हैं जब उसे, तो एक रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से मतलब बी से छोटा होता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब होता है एक नियम, सेट ऑफ रूल जो यूज होता है किसी खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। खास कहने का मतलब किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई अगर नियम यूज हो रहा है तो उसे एल्गोरिदम बोलेंगे। यहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने को मिलता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज होता है एचसीएफ सॉल्व करने में। जो एचसीएफ हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसे हम जीसीडी के भी नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसे फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज होता है। अब देखिए, जैसे कोई नंबर है 8, कोई दूसरा नंबर है 15, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 8 और 15 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 7, फिर ये जो रिमाइंडर आया है और ये जो पहले का डिवीजर था यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है, और 1 टाइम्स फिर 1, अगर और कुछ फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 1 से यहाँ पे ये जो रिमाइंडर आया फिर एक डिवीजर बन जाएगा और पिछले वाले का रिमाइंडर यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, 1 से 1 जा 7। तो ये जो हम लोग बार बार ये जो रिमाइंडर था इसमें डिविडेंड आ गया, इसका रिमाइंडर डिवाइड कर रहा है, तो ये जो तरीका जो हम लोग रूल लगा रहे हैं ना स्टेप, इसी स्टेप को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और ये डिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे हम लिखते हैं कि क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये हमने क्या किया है, इट इज अ सेट ऑफ रूल विच इज यूज टू फाइंड ए सीएफ इन दिस वे, ओके, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम।
यहाँ देखिए, अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? एक प्रकार का एल्गोरिदम क्या है? एक प्रकार का मेथड है जिससे हम एचसीएफ पता करते हैं। और वो मेथड क्या है? डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर। लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक। और फिर द स्मॉलर बाय द रिमाइंडर। डिवाइड किए इसे, 3 8 24, ओके, 5 4 1 आ जाए, है ना, 1 आया। अब क्या, द स्मॉलर, स्मॉलर यहाँ पे 3 है, द स्मॉलर बाय द रिमाइंडर, रिमाइंडर से 3 डिवाइड हुआ, 1 3 जा 3, ओके, 0। द फर्स्ट रिमाइंडर अगर और इधर आगे आता फिर रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर और ये यहाँ पे बन जाता, डिवाइड होता। ऐसा ही करते रहते कंटिन्यूसली, तब तक करते रहते जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ओके। तो द डिवीजर, यहाँ पे डिवीजर 3 भी है, 1 भी है। द डिवीजर विच लीड्स टू मेक रिमाइंडर 0, जिसके वजह से रिमाइंडर 0 आया है, वही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आगे एक और टर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। एक अंडे बेचने वाला था, ठीक है, और एक शराबी व्यक्ति आया और उससे टकराकर उसका अंडा तोड़ दिया। तो उन दोनों में झगड़े हो गए। फिर वो जो अंडे वाले थे वो चले गए पंचायत में और बोले कि मेरा अंडा इससे दिलवाइए। तो पंचायत वाले ने पूछा कि कितना अंडे थे भाई आपका? तो उसने कुछ अलग तरीके से बताया। उसने कुछ ऐसे बताया कि यदि मेरे अंडे को गिनिएगा, अगर 2-2 करके काउंट करिएगा मेरे अंडे को, तो लास्ट में एक बच जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास 5 अंडे हैं, तो इसे 2-2 करके गिनिएगा तो 2, 2 और 1 लास्ट में बच गया, पेयर नहीं बन पाया। जैसे कि मान लें आपके पास 13 अंडे हैं, तो इसे 2-2 करके जोड़िएगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13, लास्ट में 1 बच गए। तो ऐसा ही कुछ होगा, उसके पास शायद 5 अंडे होंगे, शायद 13 अंडे होंगे, या शायद पता नहीं 133 या कुछ भी हो सकते हैं उसके पास, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर इतना से तो आंसर पता नहीं हो सकता, इससे तो बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, ये पहला उसने कहा कि यदि आप पेयर्स में जोड़िएगा, काउंट करिएगा तो एक बच जाएगा, ऐसा हमने देखा। फिर इतना से तो आंसर मिलेगा नहीं, इससे तो बहुत सारे आंसर मिल सकते हैं। तो फिर एक दूसरा कहा उसने कि इफ काउंटेड, फिर उसने कहा कि अगर 3-3 करके गिनिएगा, काउंट करिएगा, तो 2 बच जाएंगे। जैसे कि 3-3 करके गिनने पे 2 बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो 5 ही है, 3 और फिर एक 2 बच गए, है ना। और अगर इसमें हम 3 और जोड़ दें, 7 और जोड़ दें, तो 3 3 6 और एक, इसमें एक ही बचे, तो ये नहीं। इसमें 2 जोड़ते हैं तो 7, इसमें 3 जोड़ते हैं तो 8, तो 3 3 6 2 8, है ना। तो 8 अंडे भी हैं, 5 8, फिर देखिए 3 का अंतर है, तो 3 इसमें और लेते हैं, 11 11 भी हो सकते हैं, 3 3 6 3 9, तो 11। तो इसी तरीके से तो इसका भी बहुत सारे आंसर हो जाएंगे, 5 8 11। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा कुछ आंसर के करीब जा सकते हैं, पूरा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत जा सकते हैं। कैसे? देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ काउंटेड इन पेयर्स, अगर आप काउंट पेयर में काउंट करते हैं तो 1 बचेगा, ठीक। तो इसके हिसाब से क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हम निकालते हैं। तो 5 हो सकते हैं, 2 2 2, तो 4 1 5, एक बच जाएंगे। और इसके बाद अगर देखें तो 7 हो सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 7, एक बच जाएंगे इसमें भी। तो इन दोनों में कितना अंतर अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 बढ़ा दें 9, फिर 2 बढ़ा दें 11 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, इतने सारे और आगे कई सारे अंडे हो सकते हैं।
तो इतना हम मान लेते हैं, ठीक है, इतना सारे आंसर हो सकते हैं। अगर 3-3 का करिएगा तो 2 बचेंगे, तो 3-3 के लिए पहले 5 पहला सबसे कम से कम अंडा क्या हो जाएगा 5, 3 गिने 2 बच गया, है ना? इसके लिए भी हो सकता है सबसे पहला इफ काउंटेड इन पेयर्स, इसके लिए 3 होगा, अगर 2 गिनिएगा 1 बच जाएगा, है ना? सबसे पहले 3 फिर 5, इसका 5 और इसके बाद इसका 8, 3 3 6 तो बच गया 8, 3-3 का अंतर है तो 8-3 11, 11-3 14, 14-3 17, 17-3 20, इस तरह के इसके भी होंगे। यहाँ पे देखिए ये इसके अनुसार इतने सारे आंसर और इसके अनुसार इतने सारे आंसर, इतने सारे आंसर और इतने सारे आंसर में से जो मिलेगा वो आंसर होगा। तो इससे भी बहुत सारे चीज मिल रहे हैं, जैसे 11-11 भी मिल रहे हैं और 17-17 भी मिल रहे हैं, है ना? तो इससे भी 5, 11, 17 और भी कई सारे आ सकते थे, है ना? कितने का अंतर है 6-6 का अंतर है, तो 17-6 23, 23-6 29, इस तरीके से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। फिर आगे एक और बोला गया है, इफ काउंटेड इन फोर्स 3 विल रिमेन। अगर 4-4 करके गिनेंगे तो 3 बचेगा, तो पहला तो 7, 4 गिने 3 बच गया, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 11, 4-4 8, 8-3 11, इस तरीके से 4-4 का अंतर है तो 7-4 11, 11-4 15, इस तरीके से इसका भी ढेर सारा होगा और इससे फिर जो कॉमन मिलेगा वो आंसर होगा। इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, करते 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 एक आंसर आएगा जो इसका एक लास्ट में एक ही कॉमन बचेगा और वही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से एक तरीका है ये बनाने का इस क्वेश्चन को। और आगे हम लिखते हैं, इफ काउंटेड इन 5 4 विल रिमेन। 5 नंबर क्या बोला, इफ काउंटेड इन 6s 5 will remain, if counted in 7s 6 will remain, if अब इसके बाद नहीं, if counted in 7s 0 will remain। तो देखिए 2-2 करके काउंट किए तो 1 बचेगा, 3-3 करेंगे तो 2 बचेगा, 4-4 करके गिनेंगे तो 3 बचेगा, 5-5 के 4, 6-6 के 5 और 7-7 करके गिनेंगे तो 0 बचेगा। तो इतना सभी जितना भी हम किए हैं वो कंटिन्यूअसली आगे करते रहना है। 2 को बनाए, फिर इससे क्या-क्या मिल सकते हैं आंसर ये बनाए, फिर अगला लाइन पकड़े, इससे क्या-क्या मिल सकता है वो बनाएँगे, फिर उससे कॉमन मिला जो बनाएँगे, फिर उससे फिर अगला लाइन पकड़ेंगे और जो कॉमन करते जाएँगे। इसी तरह से कंटिन्यूअसली करेंगे और लास्ट में मेरा एक आंसर आएगा। इसमें एक और चीज़ बोला है कि उसके जो अंडे हैं 150 से कम है, मतलब 150 से ज़्यादा अंडे नहीं हैं। तो हम 150 तक ही करेंगे, जो भी लिखेंगे 150 तक ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो इसे बनाने का एक और तरीका है, जो अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसका तो अभी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप है, ठीक है, बार-बार डिवीजन करते हैं, दैट इज अ स्टेप। यहाँ क्या है, लेमा क्या है, एक प्रकार का डिवीजन है, बस सिंपली डिवीजन जो हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 7 में 150 से कम है तो मान लीजिए 149 भी हो सकता है, 119 कुछ भी हो सकता है, तो हम a मान लेते हैं जो कि 150 से कम है। अब हम a इजकल टू, ये तो 7 काउंट करेंगे तो 0 बचेगा, मतलब जो अंडा होगा वो 7 का मल्टीपल्स ही होगा, या तो 7 होगा या तो 14 होगा, है ना? 14 ही संख्या को ना अगर 7 करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, या तो 7 3 जा 21, 21 ही है ना, जिसको 7 करके 3 बार जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो 0 रिमाइंडर करने का मतलब 7 का मल्टीपल, तो पता नहीं अब 7 5 जा है या 7 8 जा है या 7 19 जा है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्यू लिख देते हैं, ठीक। अब ये क्यू हम फाइंड करेंगे, इसके रिगार्ड इसके लिए ये एक बना। तो ये जो हम बनाए अभी, यही है बनाने का तरीका, यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये तो क्या किए हैं, ये हम डिवाइड किए सिंपली, क्या है a को 7 से डिवाइड किए हैं, है ना, 7 बार गिने हैं, जो मान लो a अंडा है तो इसको 7 बार गिने हैं
सब जोड़ा करके तो क्यू आया है, रिमाइंडर 0 आया है, तो ये हम लिखे यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये एक प्रकार का डिवीजन है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक स्टेप है, एक मेथड है जो बार बार डिवीजन करते हैं, इसका रिमाइंडर, फर्स्ट का रिमाइंडर, सेकंड का रिमाइंडर, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ ये लेमा है, ठीक है, तो ये एक हम लेमा यूज कर लिए, ठीक। अब इसके लिए लेमा बनाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 5-5 करके 6-6 करके काउंट करेंगे तो 5 बचेगा, तो अंडे की संख्या तो सेम ही है सब में, तो इसका भी ए ही होगा। और 6-6 करके गिनेंगे मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और तो अलग क्वेश्चन आएगा, है ना। 6 से करेंगे किसी संख्या को, 7 से करेंगे तो अलग क्वेश्चन, 6 से करेंगे तो अलग क्वेश्चन, तो पी इसका मानते हैं। तो 6 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आया, 5, है ना। फिर आगे करते हैं, फिर अगर 5-5 का गिनेंगे तो 4 रिमाइंडर, 4-4 का काउंट करेंगे तो 3 रिमाइंडर, और 3-3 का काउंट करें तो 2 रिमाइंडर, और 2-2 का काउंट करें तो 1 रिमाइंडर। इस प्रकार से ये जो हर बार हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज किए, कोई एक संख्या मान लिए ए, और उसको कभी 7 से डिवाइड किए, कभी 6 से डिवाइड किए, कभी 5 से, कभी 4 से, 3 से, 2 से, इस तरीके से डिवाइड किया, और इसे इस प्रकार हम लिखे हैं। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसे देखिए हम कैसे आंसर निकाले कि उसके पास कितना अंडा था। तो हम यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि वो 7 का मल्टीपल्स है। तो 7 का मल्टीपल्स है तो 7 गुना 2 भी हो सकता है ना। अंडे की संख्या 7 गुना 2 मीन्स 14 हो सकता है, या 7 गुना 1 भी हो सकता है, 7। तो अंडे 7 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, और इसी तरह से आगे बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्राई एंड एरर मेथड यूज करते हैं। हम कोई एक मानेंगे 2 और देखेंगे सब में वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सब में से सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे मानते हैं कि वो 2 का मल्टीपल्स है, 7 2 जा 14, तो ये यहाँ पे 14 ये आने के चांसेस हैं। कोई भी संख्या, कोई भी पी की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 14 आने के चांसेस है ये नहीं। एक से कितना से, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 आएगा। तो ये तो तरीका नहीं होगा, तो ये कैंसल। तो 7 3 जा 21, इसका देखते हैं। तो 21 आने के चांसेस हैं इसमें, तो छोटी 18, 18 5 23, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 एक फिर 23, तो ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से करते 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 आपको एक नंबर मिलेगा, वो होगा 119। 7 को मल्टीप्लाई करिएगा एक नंबर से तो आपको 119 मिलेगा। 17 से मल्टीप्लाई करिएगा, 7 17 तो 119, 7 7 जा 49 9, और 7 4 7 4 11, तो 119 आपको मिलेगा। तो ये सभी में सेटिस्फाई करेगा यही। और हम आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेमा को और अच्छे से समझते हैं, इसे हम देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 17 और 6, ठीक है। तो ये दो नंबर है हमारे पास, दो इंटीजर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या इसमें डिवीजन लेमा यूज हो सकता है? हाँ, 17 को 6 से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से हम 17 इज इक्वल टू 6 गुना 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ ना, ये जो हम डिवाइड किए, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और एल्गोरिदम क्या है, फिर से हम यहाँ पे ऐसे 5 करते हैं और यहाँ 6 रखते हैं 1 बाय। तो ये जो एल्गोरिदम क्या है, सिंपल एक स्टेप है, एक मेथड है। तो ये जो मेथड अपना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये बार बार यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहे हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा किए, फिर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा किए,
तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेप बना बनाकर जो हम यूज करते हैं, सीएफ काउंट करते हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? ये डिवाइड करते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो एक और संख्या है 5 और 12, इसका भी कर सकते हैं। 12 इजकल टू 5 दूनी 10 प्लस 2 12। और एक और है 20 और 4, 20 और 4, तो इसका 20 इजकल टू 4 पचे 20 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम कहीं भी 5 12 बोले तो जरूरी नहीं कि इधर बड़ा ही संख्या होगा, 5 भी हो सकता है इधर, ठीक है, इधर 5 भी हो सकता है, और इधर 12 इंटू 0 प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी है यूक्लिड डिवीजन, जरूरी नहीं है कि यही बड़ी ही संख्या इधर होगी। तो सिंपली यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसे इस रूप में लिख सकते हो जिसमें ये जो है हमेशा छोटा रहता है, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहता है डिवीजर से, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गिवन देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया हो तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक। जब दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया हो तो उसमें दो यूनिक इंटीजर, एकदम अलग खास इंटीजर क्यू एंड आर होगा, जो इस प्रकार से आएंगे, और ये आर 0 और बी के बीच में होंगे, ठीक है। ये कैसे लिखे हमने, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऊपर का एग्जांपल, जैसे पिछले एग्जांपल 17 और 6 इसी का लेते हैं। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे पहले डिवाइड करते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 5, 6 एंड 17 में दो यूनिक इंटीजर 2 एंड 5 मिले हमें, और इस दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 17 इजकल टू 6 इंटू 2 प्लस 5, ये इक्वल है, ये इधर भी 17 ही है। अब देखिए, ये जो 5 है, ये जो रिमाइंडर है, हमेशा ही आर, ये जो डिवीजर है इसे हम बी ना बोलते हैं, यहाँ पे बी बोला गया है, तो इसे बी बोल सकते हैं और इसे आर बोल सकते हैं। तो जो आर है हमेशा डिवीजर मतलब बी से छोटा होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं आर इज लेस देन बी। अच्छा, ये छोटा कहाँ तक होता है? क्या 0 तक होता है, या 0 से और छोटा होता है, मतलब -1 -2? नहीं, -1 -2 कभी नहीं होता है, मतलब 0 तक ही होता है। और कभी कभी डिवाइड करने पे 0 भी आ जाता है, ऐसा होता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो ये जो रिमाइंडर है आर, ये बी से छोटा है ना, सभी डिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी से छोटा, एक जनरल रूप बता रहे, फॉर्म बता रहे, बी से छोटा और 0 से बड़ा। ये कैसे लिख दिए 0? अब ये कैसे लिखे 0 से बड़ा? तो देखिए पहले इधर हम देखते हैं कि आर बी से छोटा होता है और आर 0 से बड़ा होता है, कभी कभी 0 के बराबर भी आता है। अब इस ये ऐसे लिखा हुआ है एक साथ, ये कैसे लिखेंगे?
देखिए ये r b से छोटा और r 0 से बड़ा, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? r जो है b से छोटा, मतलब r b से छोटा है, और r 0 से बड़ा है, मतलब 0 r से छोटा है, r 0 से बड़ा है मतलब 0 r से छोटा है, तो 0 b से भी छोटा है, 0 r से भी छोटा है, r b से छोटा है और 0 r से छोटा है, तो यहाँ पे 0 छोटा है r से, 0 लेस देन r, ऐसे लिख सकते हैं। और कभी बराबर आता है तो इसलिए बराबर का साइन, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब कुछ क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन, पहला क्वेश्चन है इसमें एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के बुक में है एग्जाम्पलर, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालें। तो चलते हैं, पहला करते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिदम हम जानते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रूल जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होता है, तो उसका यूज करके एचसीएफ निकालिए 4052 और 12576, इन दोनों में बड़ा कौन है? 12576 इज ग्रेटर देन 4052। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 12576, ये यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम यहाँ एल्गोरिदम क्यों नहीं लिख रहे हैं तो आप खुद समझ जाइएगा क्यों नहीं लिख रहे हैं, सोचिए सोचिए। यहाँ पे यहाँ पे इन दो संख्याओं को, दो नंबर को हम यहाँ डिवाइड करके एक यूनिक रूप में लिख रहे हैं, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और फिर इसमें से रिमाइंडर लेकर, डिविजर लेकर फिर आगे करेंगे, वो फिर यूक्लिड डिवीजन उन दोनों संख्या के साथ करेंगे, फिर आगे करेंगे, तो जो बार बार कर रहे हैं एक स्टेप दो स्टेप, वो हो गया एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लेमा यूज करेंगे ना, हर बार लेमा यूज कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ प्रॉब्लम आती है कि 4052 इंटू कितना लिखें, है ना, तो झट से इसे यहाँ पे अपने रफ में या साइड में ही कॉपी जो जहाँ हम बनाते हैं उसी के साइड में एक पहले से डिवाइड कर लीजिए, एक एचसीएफ निकाल लीजिए डिवीजन रूप से, डिवीजन मेथड से तरीके से निकाल लें और यहाँ पुट करते रहें। जैसे इसका निकालते हैं तो 3 टाइम्स लगेगा, ये 3 6 5 15 4 12, 0 2 4 खत्म। अब ये 420 को 4052 से करेंगे, इसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 12576, 4052 इंटू 3, रिमाइंडर कितना? 420। अब ये 420 को 4052 से, 4052 को 420 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4052, तो 4052 यहाँ लिखते हैं और 420 यहाँ लिखते हैं, फिर 420 से डिवाइड करें, कितने बार में करें डिवाइड? तो 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स यहाँ लिखेंगे, कितना आया? 0, 9 दूनी 18 और 9 छक 36 है, 1 37, तो 15 में से 8 गया 7 और ये 39 2 272, है ना। फिर ये कंटिन्यूसली करेंगे इसी प्रकार से, चार सौ 20 और 272, इन दोनों को फिर से यहाँ करेंगे, तो 420 बड़ा है तो 420 यहाँ रखेंगे और 272 इंटू, फिर इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम मिटा रहे हैं, और 272
से डिवाइड करेंगे 420 को, कितना टाइम्स लगाएं, 1 टाइम्स लगाएंगे। दो सौ बहत्तर, रिमाइंडर आएगा 148। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स लगाएं 148। फिर इन दोनों को अभी फिर आगे करेंगे डिवाइड। हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू, ये बार बार यहाँ हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ हर जगह हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और ओवरऑल टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ बार बार हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख सकते हैं, बार बार यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कर सकते हैं। और उसका ये सब पूरा क्या कर रहे हैं, बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके क्या कर रहे हैं हम, ये स्टेप कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ऊपर में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मेन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा ही लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यहाँ भी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किए, यहाँ भी किए और आगे भी कर रहे हैं। इसे भी 1 टाइम्स लगाएंगे और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 12 में से 8 गया 4 2 1, 124। फिर आगे करेंगे 148 124, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स आया रिमाइंडर 24। फिर आगे करेंगे 124 24 इंटू 5 प्लस 4। फिर इसी प्रकार से एक और स्टेप आगे करेंगे 24 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ लिखेंगे द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0। तो द डिवीजर एट दिस स्टेज इज SPF is equal to 4। At this stage is our is required SPF। So hence SPF is equal to 4। इस प्रकार से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके हम ये बना सकते हैं। एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, every positive even integer is of the form 2q and every positive or integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो सिर्फ सिर्फ 2q के रूप में होते हैं, और जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, वो 2q प्लस 1 के रूप में होते हैं। क्या ये सही है, पहले हम खुद समझ लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, फिर अगर फिर हम समझेंगे उसके बाद इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले देखिए, पहले खुद समझ लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर लेते हैं जैसे कि 16, क्या ये 2q के रूप में है, हाँ इसे हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। और ये 8 क्या है, सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, और यहाँ भी बोल रहा है q कोई इंटीजर होना चाहिए, तो ये इंटीजर है। अब देखिए कोई एक और नंबर लेते हैं 17, ये
2q के रूप में है? कभी नहीं। कोई ऐसा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 79? कभी नहीं। हाँ, पर ये 2q प्लस 1 के रूप में हो सकता है। कैसे? देखिए, 2 8 जा 16 प्लस 1, है ना? ये 8 क्या है? कोई इंटीजर है और एक ये बच गया। तो ऐसा हो सकता है। अब हम चलते हैं, इसे बनाते हैं। अब देखिए, ऐसा बहुत सारे संख्या है, 16 हो गया, 17, 20, बहुत सारे संख्या है। तो हम सभी तो अगर एक एक करके लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना? तो हम एक जनरल फॉर्म मान लेते हैं ए। ठीक है, कि कोई ए को ए मान लेते हैं और उसे हम इंटीजर मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और उसी में हम सभी को बनाएंगे। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम मान लिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसी ए को एक इवन इवन इंटीजर में रूप देंगे और एक ऑड इंटीजर का रूप देंगे। मान ले कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड अब देखिए, हमें कोई नंबर है, जैसे कि हमें 22 ही है, इसे 2q के रूप में देना हो या 2q प्लस 1 के रूप में देना हो तो इसे 2 से तो डिवाइड करना ही होगा, है ना? अगर हमें 2q के रूप में देना है तो ये टू टू क्या है यहाँ पे? जैसे 22 को ही हम 2q के रूप में देते हैं ना, तो 2 क्या है? डिविजर है। 2 डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, है ना? तो ये जो ए हम माने हैं उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? हम 22 को 2q के रूप में लाने के लिए 2 से डिवाइड किए। अगर बोल दे 25 5q के रूप में है कि नहीं, तो इसे हम 5 से डिवाइड करके ऐसे करेंगे, 5 इंटू 5, हाँ है। 35 5q के रूप में है कि नहीं, तो हाँ, 5 से डिवाइड करके 7 टाइम्स आता है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 5 7 ये 5q के रूप में है ना? तो जिस रूप में बोले 2q बोले तो 2 से डिवाइड करना होगा, अगर 5q के रूप में पूछ रहे हैं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो a माने हैं नंबर, उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कि क्यों 2 से डिवाइड करेंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ a इज डिवाइडेड बाय 2, then there exist यूनिक इंटीजर, या इसे सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं कि यदि यदि हम 2 से डिवाइड किए तो एक रिमाइंडर और एक डिवीजर आएगा। तो देन इट गिव्स रिमाइंडर, अब यहाँ हम आर लिखेंगे, रिमाइंडर आर। अब हमें नंबर पता ही नहीं है तो क्या रिमाइंडर आएगा? जिस प्रकार का नंबर रहेगा उस प्रकार से यहाँ रिमाइंडर लिखाएगा। तो इट गिव्स रिमाइंडर आर एंड क्वोशंट क्यू बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या कहा था कि कोई दो इंटीजर हो तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए इजकल टू 2q प्लस आर, है ना? तो यही हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो उसके अनुसार हम लिख दिए। अब देखिए, ये जो आर है ये 2 से छोटा ही होगा, तो आर इज लेस देन 2। ठीक, और छोटा कहाँ तक छोटा होगा? तो 0 तक होगा, 0।
तो आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, जैसा जैसा ए बदलेगा वैसा वैसा आर की वैल्यू होगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और कुछ नहीं बस। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक जगह है 16, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया। अब ये 16 की जगह 17 रहता, क्योंकि ए तो पॉजिटिव इंटीजर तो कोई भी हो सकते हैं, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, है ना, 16 2 8 जा 16। अगर ये 17 की जगह 18 होता तो फिर रिमाइंडर 0 आता, है ना, फिर अगर 19 होता तो रिमाइंडर 1 आता, तो 0 1 0 1 यही रिमाइंडर होता रहता। तो रिमाइंडर 0 और 1 दो वैल्यू आया, तो यहाँ पे हम ए इजकल टू 2q प्लस 0 यानी कि 2q लिख सकते हैं, और यहाँ ए इजकल टू 2q प्लस 1। तो हमें यहाँ पे दो रूप मिल गए हैं, दो फॉर्म, 2q और 2q प्लस 1 का, जैसा कि हमें चाहिए। तो एक पॉजिटिव इंटीजर 2q के रूप में है और 2q प्लस 1 के रूप में है। हमें पूछ रहा है कि एक इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q के रूप में होता है, वो कैसे बताएं। अब इसमें से इवन कौन है, तो इसमें तो सिंपल इवन है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, टू वो इवन है। तो इसमें हम यहाँ पे कहेंगे a इजकल टू 2q इज इवन इंटीजर and 2q plus 1 is odd integer। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं therefore any positive, therefore ये क्वेश्चन पूरा यहाँ लिख देंगे, every positive even integer is of the form 2q and odd integer, इसे हम यहाँ लिख देते हैं odd integer is of the form 2q plus 1 where q is सम इंटीजर। इस प्रकार से हमारा यहाँ का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। अगर ना बने तो प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखकर, क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम लिखकर आप डाल सकते हैं कमेंट में भी। आगे का क्वेश्चन एक और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एचसीएफ पे है, वो देखते हैं।
A sweet seller has 420 kaju barfi, okay, and 130 badam barfi. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. वो इस मिठाई को 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी को इस प्रकार से ट्रे में सजाना चाहती है, रखना चाहती है, ढेरी लगाकर, स्टैक बनाकर, कि हर एक स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ स्वीट हो एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया, और वो कम से कम जगह घेरे. What is the number of sweet that can be placed in each stack for this purpose? आप कितने नंबर ऑफ स्वीट्स एक स्टैक में रखोगे, है ना? जो आप स्टैक बनाओगे वो सभी स्टैक्स में कितने नंबर ऑफ स्वीट्स रखोगे? 5-5 का रखोगे कि 6-6 का रखोगे? तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिए, और हमें यहाँ समझना भी चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है? तो जैसे हम पूछते हैं कि क्यों एचसीएफ निकालेंगे, तो वो बोलें कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि she wants to stack them in such a way that and they take up the least area of the tray. What is the number of sweet that can be placed in each stack? तो कुछ बच्चे जैसे 6 क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम आते थे, तो 6 क्लास में आते थे, लिखे रहते थे मैक्सिमम, तो एचसीएफ निकालते थे, मिनिमम लिखे रहते थे तो एलसीएम निकालते थे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे एक वर्ड आप लोग नोटिस करिएगा, लिस्ट, मतलब कम से कम जगह घेरे. तो लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो यहाँ पे तो इस हिसाब से एलसीएम निकलेगा. हम एलसीएम निकालेंगे? नहीं, एलसीएम नहीं निकालेंगे. हमें यहाँ वर्ड मैक्सिमम और मिनिमम देखकर हमें एलसीएम एचसीएफ जज नहीं करना है, ठीक है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है. इतना सब समझिएगा तब निर्णय लीजिए, तब समझिए कि एलसीएम करें कि एचसीएफ करें. पहले देखिए, हमारे पास 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी, इन दोनों का हमें ढेरी बनाना है, चाहे 5-5 का हो, 4-4 का हो, है ना? अब 420 काजू बर्फी है, इसका अगर हम 5-5 का बर्फी 5-5 का ढेरी बनाए तो हर एक ढेरी में 5 मिठाई रखेंगे. इस तरीके से कितना, इसी प्रकार से कितना बनाना पड़ेगा? 5-5 का अगर ढेरी बनाएंगे तो कितना बनाना पड़ेगा? तो 5 से डिवाइड कर लीजिए. 8-5 40 और 5 × 20, कितना? 84 स्टैक बनाएंगे हम, ठीक है? और इसका करने जाएं तो जैसे कि इसका हम 5-5 का ढेरी लगा रहे हैं, तो इसका भी 5-5 का ही ढेरी लगाएंगे, सभी स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए. तो इसका हम करने जाएं तो 5 और 5 दूनी 10 और 5 छक 30, इसका 26 ढेरी बनेगा. इसका 84 काजू बर्फी का और बादाम का 26 ढेरी. पर ये हम यहाँ से कंफर्म कैसे हों कि ये जो हम ढेरी बना रहे हैं 84 ढेरी और 26 ढेरी, ये कम से कम जगह घेरेगा? शायद कोई ऐसा और कर दे कि 6-6 का ढेरी लगा दे, वो तो अगर 6-6 का ढेरी लगाएगा तो और कम जगह घेरेगा. कोई 10-10 का ढेरी लगा दे तो और कम जगह घेरेगा, है ना? तो हमें कम से कम जगह देना है, तो हर एक ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रखना पड़ेगा. अब यहीं से समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना नंबर ऑफ स्वीट, और यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम नहीं बोला है, ठीक है? तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा. अगर मैक्सिमम मिनिमम लेकर समझेंगे और बनाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा. इसलिए यहाँ पे समझिए कि हमें सबसे ज़्यादा संख्या वाली मिठाई हर एक ढेरी में रखेंगे, ताकि ज़्यादा मिठाई रखेंगे हर एक ढेरी में तो वो कम से कम ढेरी बनेगा, और कम से कम ढेरी बनेगा तो कम जगह घेरेगा. तो हमें यहाँ पे जो देखिए 5-5 का नंबर हम रख रहे हैं, हर एक ढेरी में 5-5 का, कभी बोल रहे हैं 10-10 का, कभी बोल रहे हैं 6-6 का. ये सभी क्या है? इन सभी संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का फैक्टर है ना? 5 भी है, 10 भी है और 6 इसका है, इसका भी शायद हो, तो डिवीजन करने में पता चलेगा. 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन नहीं होगा, ये इसका नहीं है फैक्टर. तो हम यहाँ फैक्टर खोज रहे हैं, और फैक्टर किस में आता है? एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं. देखिए, ये वर्ड यहाँ पे फिट बैठेगा. ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि फैक्टर तो खोजिए, ठीक है? 5, 10, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए. अगर सबसे ज़्यादा मिठाई होगा एक ढेरी में तो कम से कम ढेरी बनेगा. तो हमें यहाँ हाईएस्ट फैक्टर खोजने की बात हो रही है, और वो फैक्टर दोनों का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो इसका बना दे और इसका ना बना पाए. जैसे कि 6 की बात करें तो 6 इसका बना देगा 70 बार में, 70 ढेरी बना देगा, पर इसका नहीं बना पाएगा. तो दोनों का फैक्टर होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए.
और हाईएस्ट भी होना चाहिए, हाईएस्ट होगा तभी तो कम से कम ढेरी बनेंगे, तो हाईएस्ट। तो यहाँ से हम समझेंगे कि इसे HCF निकालना है। आई बात समझ में? एक बार फिर से बोलते हैं। जैसे देखिए, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्वीट्स, जो एक प्रति स्टैक्स में, सभी स्टैक्स में कितने स्वीट्स रखे जाएं कि वो कम से कम जगह ऑक्युपाई करे। ठीक, अब देखिए, हम स्वीट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रखेंगे, एक ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रखेंगे तो कम से कम ढेरी बनेगा। अब जैसे एक 420 स्वीट हैं, इसमें अगर हम 5-5 का रखें, 6-6 का रखें, 10-10 का रखें, तो ये 5, 10, 6 फैक्टर में से बांट रहे हैं, तो फैक्टर निकालना है। अभी और 130 भी है तो कॉमन फैक्टर निकालना, मतलब दोनों को हम रख पाएँ वैसा नंबर फैक्टर बताइए। ठीक, कॉमन फैक्टर। अब ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रखेंगे ताकि कम से कम ढेरी बने, है ना? जैसे 6 का ढेरी बनाएंगे तो 70 ही बनेगा, 6-6 का मिठाई का ढेरी बनाएंगे तो 70 ही, 5-5 का 84, तो 84 से तो कम ही होगा ना ये 70। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। चलिए अब हम बनाते हैं। अब हम समझ गए कि HCF निकालना है, तो अब हम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके इसका HCF निकालते हैं, और वहां से हमें पता चलेगा कि 5 है कि 6 है कि 10 है, और पता नहीं क्या आगे भी हो सकता है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम 420 एंड 130, इसमें छोटा कौन है? 130, तो 420 इक्वल टू 130, 3 टाइम्स 3-3-39, 390, तो 3 से लगाएंगे, 390, 10, 400, 420, 30, 30 हो गया। फिर 130 और 30 का यूज करेंगे, 130, 30, 4 टाइम्स प्लस 10, फिर 30, 10 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये हमारा HCF है 10। तो 10-10 का ढेरी लगाएंगे, 10-10 मिठाई हर एक ढेरी में रखेंगे, ये हमारा सबसे अधिक है। इसके बाद अगर रखने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कटेगा किसी से। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये जो फैक्टर जो है इन दोनों को काटेगा, इन दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, कॉमन भी है, दोनों को करेगा, और सबसे बड़ा भी है। तो इस प्रकार से आज के बाद हम HCF और LCM को क्वेश्चन को डील करेंगे, ना कि मैक्सिमम और मिनिमम देखकर। अब आगे आप इसका एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 1.1 बनाकर लाना है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो हम इसे कल डिस्कस करेंगे। और एक NCERT एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन आता है, बुक आता है NCERT एग्जाम्पलर, उससे भी क्वेश्चन बना लेना है, और जो प्रॉब्लम हो कल हम उसका डिस्कस करेंगे। कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा पार्ट 2 में, ठीक है? उसमें सिर्फ NCERT का एक्सरसाइज 1.1 और NCERT एग्जाम्पलर वहाँ पे बनाया जाएगा। कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर का पार्ट चलेगा।